क्या पैसे देकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की आज़ादी खरीदी जा सकती है? आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पर्यावरण सुरक्षा के नियमों को कमजोर कर रहा है? नमस्कार, द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है क्लियरेंस इन रिवर्स। क्लियरेंस मतलब मंजूरी, जो कि उल्टा होगा, यानी कि बाद में दिया जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस, यानी कि काम खत्म होने के बाद मिलने वाली पर्यावरण मंजूरी का पूरा सच क्या है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल यानी कि एहतियाती सिद्धांत क्या होता है और यह कैसे प्रभावित हो रहा है। जन विश्वास एक्ट के बदलावों से पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कैसे सिर्फ एक व्यापार की लागत यानी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बनकर रह गया है, और साथ ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इसके सभी लाइन बाय लाइन इंग्लिश और हिंदी का जो अर्थ है वो समझेंगे और इम्पोर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। ये टॉपिक यूपीएससी GS3 इन्वायरमेंट एंड पॉलिटी, स्टेट PCS चाहे वो BPSC हो, UPPCS हो और सीलेट SSC और बैंक की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण विश्लेषण। लेकिन आज का वर्ड्स काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आपको मतलब कि नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे, तो उस पर जो है पहले हम लोग नज़र डालते हैं। नॉड, नॉड का जो मतलब होता है वो एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, अप्रूवल और परमिशन, यानी कि सहमति, मंजूरी या स्वीकृति। अप्रूवल कर सकते हैं आप इसको, या फिर कॉन्सेंट कर सकते हैं, या फिर सैंक्शन कर सकते हैं। इसका एंट हो जाएगा रिफ्यूजल, डिसअप्रूवल या रिजेक्शन। एमनेस्टी का मतलब माफ़ी होता है, क्षमादान होता है, पार्डन, एब्सोल्यूशन या फिर फॉरगिवनेस। एंट हो जाएगा पनिशमेंट, पेनल्टी या फिर रिट्रीब्यूशन। अप्राइज का जो मतलब होता है वो होता है मूल्यांकन करना। अप्राइजल रिपोर्ट होता है ना, अप्रेजल, तो ये अप्रेज का जो मतलब होता है ये आपका क्या होता है, मूल्यांकन करना या जांच करना, ठीक है। नहीं तो इसको आप कह सकते हैं इवॉल्युएट, इवॉल्युएट हो गया, एसेस हो गया, फिर या एस्टिमेट हो गया। इसका एंट हो जाएगा इग्नोर, डिसरिगार्ड या फिर नेग्लेक्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वाश, क्वाश का मतलब होता है रद्द करना, या आप कह सकते हैं इसको खारिज करना। तो नलीफाई, एनुअल, सॉरी एनुअल नहीं है, एनल, ओवरटर्न। इसका एंटो हो जाएगा आपको वैलिडेट, अफोल्ड या इन्फोर्स। नाइसिटी का जो मतलब होता है बारीकी या औपचारिकता या सूक्ष्म अंतर्गत, सटलिटी, फॉर्मेलिटी या नुएंस। एंटो हो जाएगा आपका कोर्सनेस, रफनेस या इम्प्रिसिजन, ठीक है। डिजोनेंस का मतलब बेमेल होना, असंगति होना, असंतुलन होना या मेल नहीं खाना। इनकॉन्ग्रुइटी, डिस्क्रिपेंसी या फिर डिसएग्रीमेंट। एंटो हो जाएगा हार्मनी, एग्रीमेंट या फिर कॉन्ग्रुइटी, ठीक है ना। आपका जो नेक्स्ट है वो है एब्सोल्यूशन, जो कि आपको एमनेस्टी का ही एक दूसरा ये है। तो माफ़ी, दोष मुक्ति जो है इसको एक्जोनरेशन, पार्डन, डिस्चार्ज या एमनेस्टी जो भी कर सकते हैं। इसका एंट हो जाएगा कंडेमनेशन, कन्विक्शन या फिर ब्लेम करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब जो होता है टू कॉज टू और मोर थिंग टू चेंज प्लेसेस और अप्लाई अ कॉन्सेप्ट टू अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो लागू करना या बदलना या स्थानांतरित करना, ट्रांसफर, रिलोकेट या शिफ्ट। एंड हो जाएगा रिटेन, फिक्स या होल्ड, ठीक है। आगे है लैप्स, लैप्स का मतलब चूक होना या उल्लंघन होना या लापरवाही होना। नेग्लिजेंस, ओवरसाइट या फेलियर। एंड हो जाएगा कॉम्प्लायंस, केयरफुलनेस या ओबीडियंस। कंप्लाइंस का जो मतलब होता है अनुपालन करना या नियमों का पालन करना। कॉन्फर्मिटी, एडहेरेंस या सबमिशन। एंड हो जाएगा नॉन कॉम्प्लायंस, डिफाइंस या फिर रेसिस्टेंस। इंडोर्स का मतलब समर्थन करना या मंजूरी देना, ठीक है, यानी कि सपोर्ट, सैंक्शन या फिर बैक, ठीक है। बैक का मतलब वो बैक नहीं, बैक का मतलब किसी को बैकिंग करते हैं ना वो। और इसका एंटो हो जाएगा अपोज, रिजेक्ट या कंडेम।
प्रिकॉशनरी मैंने एहतियाती या निवारक, सावधानीपूर्ण, प्रिवेंटिव, प्रोटेक्टिव या फिर डिटरेंट, एंटो जगह केयरलेस या नेग्लिजेंट या फिर इम्पल्सिव। आइए इडियम एंड फ्रेजेस भी देख लेते हैं। चलिए, पहला जो है पोस्ट फैक्टो है। पोस्ट फैक्टो का जो मतलब होता है डन और मेड और फॉर्मुलेटेड आफ्टर एन इवेंट और फैक्ट, यानी रिट्रोस्पेक्टिव, यानी कि कोई चीज़ घटना घटने के बाद, ठीक है, घटना घटने के बाद। चलिए, तो ये देखिए, द कमिटी रिफ्यूज टू ग्रांट पोस्ट फैक्टो अप्रूवल फॉर द अनऑथराइज्ड एक्सपेंशन ऑफ द फैक्ट्री, यानी कि ये जो कमिटी है उसने अनधिकृत विस्तार के लिए, अनऑथराइज्ड एक्सपेंशन के लिए, फैक्ट्री का अनऑथराइज्ड यानी कि अनधिकृत विस्तार के लिए कार्योत्तर यानी कि कार्य होने के बाद मंजूरी देने से इनकार कर दिया। ठीक है, पियर्स द ग्राउंड, पियर्सेस द ग्राउंड का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरुआत करना है, यानी कि ज़मीन में कुदाल चलाना है। क्या कहते हैं, मुहावरा है ये, ठीक है ना। टू ब्रेक और डिग इनटू द अर्थ टू बिगिन फिजिकल कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। तो इसका हो गया आपका तो क्या कहते हैं यहाँ बिफोर, यहाँ चला गया, यस, बिफोर द पिकैक्स पियर्सेस द ग्राउंड, यानी कि ये क्या कहेंगे आप, काम शुरू होने से पहले जो है ऑल नेसेसरी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस मस्ट बी ऑब्टेन, सारे जो आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरियां जो है वो प्राप्त होनी ही चाहिए इसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हॉलो आउट, हॉलो आउट का मतलब खोखला कर देना या अंदर से कमज़ोर कर देना, ठीक है ना। रिपीटेड एक्सेप्शन टू द रूल्स, ये जो बार बार जो मतलब कि क्या कहेंगे, एक्सेप्शंस जो होते हैं रूल्स में, रूल्स को लेकर या ढील देना जो है वो, ये अंततः जो है इसको फॉलो आउट द ऑथोरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये जो है जो संस्था का जो पावर है, जो अथॉरिटी है, वो उसको खोखला कर देगा। फिग लिप का मतलब होता है किसी गलत या शर्मनाक बात को छिपाने का जरिया या पर्दा, जिसको कह सकते हैं। द प्रोसीजरल चेक वॉज मेयरली अ फिग लिप, ये जो प्रोसीजरल चेक जो है वो एक केवल जो है एक फिग लिप है, ताकि वो छुपा सके गवर्नमेंट्स का लैक ऑफ एक्शन को ऑन इन्वायरमेंटल डैमेज, यानी कि जो पर्यावरण के नुकसान पर जो सरकार की निष्क्रियता को छिपाने के लिए ये एक फिग लिप है, एक मतलब कि एक मतलब कि एक क्या कहते हैं उसको, एक जरिया है, एक पर्दा है, ठीक है। आगे बढ़ें। फैट एकम्पली, फैट एकम्पली का जो मतलब होता है उसी से रिलेटेड है ये, मतलब कि ऐसा कार्य जो हो चुका है और जिसे बदला नहीं जा सकता है, समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड और बीन डिसाइडेड बिफोर दोज अफेक्टेड नो अबाउट इट, ठीक है ना। लिविंग दैम विथ नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट इट, ठीक है, यानी कि एक ऐसा चीज़ जो पहले ही हो चुका है या पहले ही डिसाइड हो चुका है, बिफोर दोज अफेक्टेड नो अबाउट इट, मतलब कि वो उसके पहले जिस जो प्रभावित हुए हैं वो इसके बारे में जाने, और ऐसे केस में जो है आपके पास कोई चॉइस नहीं बचता है बल्कि इसको स्वीकार करना पड़ता है, ठीक है। तो बाय द टाइम द लोकल्स प्रोटेस्टेड, जिस समय तक जो है जो स्थानीय लोगों ने जो विरोध किया, द कंस्ट्रक्शन वाज प्रेजेंटेड एज ए फेट अकम्पली, ये जो कंस्ट्रक्शन जो निर्माण जो था वो उसको प्रेजेंट किया गया था एक फेट अकम्पली में, यानी कि एक ऐसा मतलब तथ्य के रूप में पेश किया गया जिसे बदला नहीं जा सकता था। कार्व इनटू का जो मतलब होता है काटना या अतिक्रमण करना। रैपिड अर्बनाइजेशन कंटिन्यूज टू कार्व इनटू नेचुरल फॉरेस्ट रिजर्व्स एवरी ईयर, ये जो तेजी से शहरीकरण जो हो रहा है वो हर साल प्राकृतिक वन क्षेत्रों को काटता जा रहा है या उसका अतिक्रमण करता जा रहा है। स्ट्रिप अवे का जो मतलब होता है छीन लेना, हटा देना, रिमूव कर देना, ठीक है। तो द रिसेंट लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट जो है, ये हाल की जो लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट जो है
उसने क्या किया है, उसने छीन लिया है स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ को फॉर कॉरपोरेट पॉल्यूशन, यानी कि जो कॉरपोरेट जो प्रदूषण होते हैं उसके लिए जो सख्त सज़ा का जो प्रावधान है उसको पूरी तरह से हटा लिया है या छीन लिया है। समझ गए बात को। चलिए, आफ्टर द फैक्ट का मतलब बड़ा अच्छा ये भी है। आफ्टर द फैक्ट का मतलब घटना हो जाने के बाद, ठीक है ना। कहाँ चलिए, हाँ, तो इसका एग्जांपल देखिए, ट्राइंग टू फिक्स स्ट्रक्चरल फ्लॉज। ये जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज है यानी ढांचागत खामियों को दूर करने की कोशिश जो है ना आफ्टर द फैक्ट यानी कि घटना हो जाने के बाद, ये बड़ा डेंजरस होता है और एक्सपेंसिव होता है, खर्चीला भी होता है। प्राइसिंग द हार्म यानी कि नुकसान की कीमत तय करना। आप मान लीजिए कोई नुकसान कर दिया, उसको कहें कीमत तय कर दे रहे हैं, ठीक है ना। कि सिंपली प्राइसिंग द हार्म डज नॉट कॉम्पनसेट फॉर द इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, यानी केवल नुकसान की कीमत तय कर देने से प्राकृतिक आवासों के जो अपूर्णीय विनाश की भरपाई नहीं हो जाती है। तो चलिए चलते हैं क्लियरेंस इन रिवर्स के पास। तो क्लियरेंस इन रिवर्स के पास जो जाने मतलब कि उसको समझिए, वो है कि ये एक उल्टी प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है, यानी कि ये पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित है। सामान्य नियम यह है कि काम शुरू होने से पहले मंजूरी ले ली जाए, लेकिन यहाँ जो है काम खत्म होने के बाद मंजूरी दी जा रही है, यानी कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दी जा रही है। और जो सुप्रीम कोर्ट के इसी रुख पर जो है आज का एडिटोरियल का सवाल है। अब चलते हैं एडिटोरियल का जो सब हेडिंग है उसके पास। तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपका जो मतलब कि टॉप कोर्ट जो है उसका जो नोट है, मंजूरी जो है फॉर पोस्ट फैक्टो अप्रूवल के लिए मस्ट नॉट बी रेड एज सपोर्ट फॉर एमनेस्टी, ठीक है ना। तो ये जो जो टॉप कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या कर रही है, मतलब कि ये पोस्ट फैक्टो अप्रूवल को जो एक मतलब कि क्या कहेंगे आप इसको, कार्य होने के बाद जो मंजूरी की जो बात कही है सर्वोच्च न्यायालय ने, उसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए, मस्ट नॉट बी रेड, ठीक है ना, कि ये जो है अदालत जो है पर्यावरण नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ, तोड़ने वालों के लिए जो है माफ़ी योजनाओं का समर्थन कर रही है। तो उसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, इस बात का मतलब नहीं मतलब कि लेना चाहिए सरकार को कि आप जो है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल से चलेगा काम, तो सारा जो है पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ही मतलब कि ले लिया जाए इसमें। तो इससे तो जो बड़े बड़े जो माफिया लोग हैं, जो बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, वो तो पोस्ट फैक्टो अप्रूवल को ही ये करेंगे, कहीं भी वो शुरू कर देंगे और फिर जो है अपने जो वो बाद में जो है मंजूरी ले ली जाएगी पोस्ट फैक्टो अप्रूवल, और फैट एकम्पली के रूप में दर्शाया जाएगा कि अब तो हो चुका है, अब तो इसे बदला नहीं जा सकता है। तो उसके रूप में नहीं देखना जाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं अब इसमें। इंडिया का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रेजीम है ये, ठीक है ना, ये देखिए इंडिया का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रेजीम जो व्यवस्था है ना, वो टिका हुआ है किस चीज़ में, सिंगल सीक्वेंसिंग रूल पर, ठीक है ना। यानी कि भारत में जो पर्यावरण सुरक्षा का जो सबसे मूल नियम जो है, या कह सकते हैं भारत का जो पर्यावरण प्रभाव आकलन जो है उसका ढांचा जो है एक एकल अनुक्रमिक नियम पर टिका है। ये रेस्ट ऑन अ सिंगल सीक्वेंसिंग रूल पर। अच्छा, ये जो है उसके बाद जो है आपको ये दिख रहा है कॉलम, और इसका मतलब है कि ये जो रूल के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो है कि किसी भी परियोजना जैसे कि सड़क हो गया, प्रोजेक्ट मस्ट बी अप्रेज्ड बिफोर द पिक एक्स पियर्सेस द ग्राउंड, नॉट आफ्टर द बिल्डिंग इज ऑपरेशनल। मतलब कहने की मतलब ये है कि किसी भी परियोजना, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो कारखाना हो या बांध हो, उसकी जांच जो है ज़मीन पर पहला कुदाल चलने यानी कि इसको जो है काम शुरू होने से पहले होनी चाहिए, न कि इमारत बन जाने और चालू होने के बाद, नॉट आफ्टर द बिल्डिंग इज ऑपरेशनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में लाइन में चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो जुलाई का 29 जुलाई का जो ऑर्डर, जो आदेश है, उसमें फ्रॉम अ बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, ठीक है, ये जो आया है, कहाँ से आया है ये, आपको जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व वाली जो पीठ है उसके द्वारा दिया गया जो है, ठीक है, ये जो ऑर्डर है 29 जुलाई का,
ये ऑर्डर किस चीज़ पर है, ऑन पोस्ट फैक्टो क्लियरेंसेस पर है। और ये ऑर्डर जो है ये देखिए सब कुछ जुड़ा हुआ है, ऑर्डर ऑन, ऑर्डर यहाँ पर फिर वर्ब आ गया रीअफर्म्स, ठीक है ना, ये पुष्टि करता है दैट रूल इवन एज इट फॉलोज आउट रिफॉर्म्स दैट रूल, मतलब इस नियम को तो ये रिफॉर्म करता है, इस नियम को मतलब कि क्या कहेंगे, जो मतलब क्या कहेंगे, जो पहले जो मंजूरी लेने वाले जो नियम है उसको ये रीअफर्म करता है, मतलब वो कहता है कि ये सही है। लेकिन साथ ही साथ जो है ये यह भी कहता है इवन एज इट फॉलोज इट आउट, साथ ही साथ जो है ये जो बाद में जो मंजूरी देने का जो रास्ता जो खोल दिया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो उस नियम की जो आत्मा है उसको ही खत्म कर दिया है, मतलब उस नियम को इसने खोखला कर दिया है। ठीक है, दोनों चीज़ कर रहा है, ये जो है आपको पहले वाले रूल को भी रीअफर्म कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है इसने क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि यहाँ देखिए ऊपर में कि ये जो है पोस्ट फैक्टो जो ये है क्या कहते हैं आपको मंजूरी जो है वो भी हो सकता है, तो इसने जो है इसकी आत्मा को ही मतलब कि खोखला कर दिया है, इसको कमज़ोर कर दिया है, समझ गए। हॉलो जीरो आउट का मतलब उसको मतलब खोखला कर देना। बाय क्वैशिंग द 2021 ऑफिस मेमोरेंडम वाइल लिविंग द डोर ओपन, ठीक है, क्वाशिंग का मतलब खारिज कर देना, इसको दबा देना, ठीक है। तो कह रहा है कि बाय क्वैशिंग द 2021 का ऑफिस मेमोरेंडम को, जबकि लिविंग द डोर ओपन, इसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया सेंटर के लिए कि वो जो है उल्लंघनों को जो है वो लीगलाइज करे थ्रू अ स्टेचुटरी नोटिफिकेशन के माध्यम से। कोर्ट का जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एंड अ नोटिफिकेशन इज इफेक्टिवली अ फिग लिप, फिग लिप मतलब एक दिखावा है, प्रोसीजरल नाइसिटी ड्रेस्ड अप एज अ रिस्पेक्ट फॉर इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, ये एक दिखावा है जिसको जो है ना प्रोसीजरल नाइसिटी यानी कि औपचारिकता के रूप में जो है, जिसको एक इसलिए औपचारिकता के भर तक ये है कि ताकि जो है इन्वायरमेंटल नॉर्म्स को सम्मान दे सके, उसको मतलब कि ऐसा लगे कि वो सम्मान हो रहा है। तो मतलब ये कहने की बात है कि जो अदालत जो है उसने सरकार के 2021 वाले जो प्रशासनिक आदेश जो थे उसको तो खारिज कर दिया, लेकिन यह भी कह दिया कि सरकार कानून बनाकर यानी कि नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो इन उल्लंघनों को वैध कर सकती है, वो लीगलाइज कर सकती है, ठीक है ना, सरकार यानी कि सेंटर, ठीक है। ये जो है ये फ़र्क जो है केवल कागजी और दिखाने भर का है, ये एक फिग लीफ है, ठीक है ना। तो ये जो कोर्ट का जो डिस्टिंक्शन है बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एंड नोटिफिकेशन, ये जो फ़र्क है, ठीक है ना, तो ये जो फ़र्क है वो केवल एक कागजी और मतलब कि दिखाने भर का है, जिससे लगता है कि पर्यावरण का सम्मान तो हो रहा है लेकिन असल में ऐसा है नहीं, ठीक है। अ प्रोसीजरल नाइसिटी ड्रेस्ड अप एज रिस्पेक्ट फॉर इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डीपर प्रॉब्लम, जो गहरी समस्या, जो असली समस्या है, जो बड़ी समस्या है, ठीक है, दैट द जजमेंट डज नॉट कन्फ्रंट, जिसको जजमेंट ने मतलब कि जिस पर ध्यान नहीं दिया या जिसका सामना नहीं किया, वो क्या है, डिजोनेंस। डिजोनेंस है, डिजोनेंस मतलब बेमेल है, मतलब कि मेल नहीं खाता बिटवीन द स्टेट लेवल अप्रेजल मशीनरी और सेंटर्स के लॉ पर, ठीक है ना। ये है कि जो राज्यों में जो बनी पर्यावरण जांच एजेंसियां जो है, ठीक है ना, उसका जो अप्रेजल मशीनरी है जो, ठीक है ना, वो जिस तरह वो काम करती है और केंद्र सरकार के जो कानून है उनके बीच भारी तालमेल की कमी है, वो डिजोनेंस है, ठीक है, इज द डिजोनेंस। व्हेन स्टेट EIA ऑथोरिटीज, जब EIA जो ऑथोरिटीज होते हैं स्टेट के, ठीक है, EIA तो बता ही दिए ना, तो जो आपका स्टेट लेवल का जो अप्रेजल मशीनरी होता है, तो व्हेन द स्टेट EIA ऑथोरिटीज, एक्सपर्ट कमिटीज एंड पॉल्यूशन बोर्ड्स रूटीनली डिस्कवर वायलेशंस आर ओनली आफ्टर अ हाईवे, पोर्ट और स्टील प्लांट इज बिल्ट, ठीक है ना, वो तब करती है स्टेट EIA ऑथोरिटीज़ जो होते हैं या फिर एक्सपर्ट कमिटीज़ जो होते हैं स्टेट के या फिर पॉल्यूशन बोर्ड्स जो होते हैं, वो मतलब कि रूटीनली मतलब हमेशा जो है
वो उनको पता चलता है उल्लंघन का, वो तब पता चलता है जब हाईवे या फिर पोर्ट या फिर स्टील प्लांट जो है वो बन जाता है। तो उसके बाद जो है पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस जो है स्टॉप्स बीइंग एन एक्सेप्शन। तब पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस जो है वो अब अपवाद नहीं रह जाता है, बल्कि ये एक जो है ना सोची समझी एक योजना बन जाती है। यानी कि ये जो पूरा वाक्य जो ये कहना चाह रहा है कि जब राज्य की जो एजेंसियां हैं, विशेषज्ञ कमेटियां हैं और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है हमेशा निर्माण पूरा हो जाने के बाद ही अवैध काम पकड़ पाते हैं, तो बाद में मिलने वाली जो मंजूरी पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस जो है कोई अपवाद नहीं रह जाती, बल्कि यह व्यवस्था की एक सोची समझी योजना बन जाती है। ठीक है, ये जानबूझकर ऐसा होता है, कहने का ये मतलब है। तो लार्ज प्रोजेक्ट्स आर नाउ अप्रेज्ड एज अ fait accompli, their ecological cost weighed only once demolition would cost more than absolution। ठीक है ना। तो ये जो लार्ज प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं होती हैं, उनको एक मूल्यांकन किया जाता है एक fait accompli में। fait accompli में इसको तो अब बदला ही नहीं जा सकता है, इसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। देयर इकोलॉजिकल कॉस्ट जो होता है वेट ओनली, ये तब आपको सामने आता है जब डिमोलिशन जो है वुड कॉस्ट मोर देन एब्सोल्यूशन। जब डिमोलिशन का जो कॉस्ट होता है, मतलब कि उसका जो लागत होगा वो एब्सोल्यूशन से कहीं ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी कि डिमोलिशन तो मतलब ढहा देना, बर्बाद, मतलब कि तोड़ देना, और एब्सोल्यूशन का मतलब माफ़ी कर देना, माफ़ कर देना। ठीक है ना। तो कहने का ये मतलब है कि बड़ी परियोजना का जो मूल्यांकन है अब इस आधार पर किया जाता है, तो अब तो ये बन चुका है, इसे बदला नहीं जा सकता है, fait accompli है। पर्यावरण के नुकसान का आकलन केवल तब किया जाता है जब सरकार को लगता है कि बनी हुई इमारत को ढहाने में ज़्यादा, यानी कि डिमोलिशन करने में ज़्यादा नुकसान होगा और माफ़ कर देने में कम। तो आपको क्या होगा कि पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस दे देते हैं, तो वो लीगलाइज हो जाएगा ना, तो फिर तो उसमें कुछ बचेगा ही नहीं। चलिए, द कोर्ट रीजन्स। अब कोर्ट क्या कहती है, कोर्ट का ये तर्क है कि दैट गवर्नमेंट्स मे फ्रेम इन्वायरमेंटल एमनेस्टी स्कीम्स मच एज दे डू फॉर टैक्स डिफॉल्ट्स। अब देखिए कितना अच्छा तर्क है इन लोगों का, मतलब कि सरकार को बचाने का जो अदालत का तर्क है वो देखिए कि वो क्या कहती है कि मतलब अदालत का जो तर्क है वो है कि सरकार जो है वो पर्यावरण संबंधी जो माफ़ी योजना है उसी तरह बना सकती है जैसे वे जब आप टैक्स में लैप्स हो जाते हैं, यानी कि कर चूक के लिए बनाती है कि आपको जो है आप जल्दी से पे कर दें टैक्स को, ताकि आपको जो है पेनल्टी ना देना पड़े। तो इस टाइप का जो टैक्स डिफ़ॉल्ट्स के लिए जो बनाती है सरकारें, तो वैसे ही जो है वो एनवायरमेंटल एमनेस्टी स्कीम्स भी बना दे। ठीक है, पर्यावरण संबंधी माफ़ी योजनाएं भी बना दे। बट द लॉजिक, लेकिन कहा जा रहा है, आपका एडिटोरियल कहता है, बट द लॉजिक दैट जस्टिफाइज रेगुलराइजिंग एन अनऑथराइज्ड कॉलोनी फॉर इलेक्टोरल गेन कैनॉट बी ट्रांसपोज्ड ऑन टू वर्क्स दैट कार्व इनटू फॉरेस्ट एंड फ्लड प्लेन्स। ठीक है ना। लेकिन वोटों के फायदे के लिए जो, ठीक है, वोटों के फायदे, इलेक्टोरल गेन के लिए, ठीक है, जो किसी अवैध कॉलोनी को या फिर अनधिकृत कॉलोनी को जो है वैध बनाने का तर्क उन बड़ी परियोजना पर लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। ये जो लॉजिक है, ये जो तर्क है जो जस्टिफाई करता है रेगुलराइज करने का अनऑथराइज्ड कॉलोनी को, अनधिकृत कॉलोनी को इलेक्टोरल गेन के लिए, यानी कि चुनावी लाभ के लिए या वोटों के फायदे के लिए, इसको जो है थोपा नहीं जा सकता है, इसको लागू नहीं किया जा सकता है उन कामों में जो दैट कार्व इनटू फॉरेस्ट एंड फ्लड प्लेन्स, जो मतलब कि जो जंगलों को काटती है और नदियों के जो प्राकृतिक प्रवाह है, यानी कि फ्लड प्लेन्स को तबाह करती है। ठीक है ना। इन्वायरमेंटल साइंस जो है एग्जिस्ट करता है। क्यों एग्जिस्ट करता है? वो इसलिए एग्जिस्ट करता है एक डिसिप्लिन के रूप में, एक मतलब क्या कहेंगे आप, एक विषय के रूप में, ठीक उसी तरह, ताकि आप वो इंसिस्ट कर सके इंटरकनेक्टेडनेस पर। ठीक है ना। यानी कि पर्यावरण जो विज्ञान है ना, यानी कि एनवायरमेंटल साइंस जो है एक विषय के रूप में इसलिए बना है ताकि यह साबित हो सके या ये कर सके कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, यानी कि दैट प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, माइक्रोबियल सिस्टम्स हो गया, ये सभी जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आर बाउंड टुगेदर, एंड दैट डैमेज टू वन प्रोपोगेट्स थ्रू ऑल।
अगर एक को डैमेज होता है, दैट डैमेज टू वन प्रोपोगेट्स, ये फैल जाता है सारे में, ठीक है ना। अगर इनमें से किसी एक को भी नुकसान पहुंचता है तो उसका बुरा असर बाकी सब पर भी पड़ता है, ठीक है। अब वेटलैंड, वेटलैंड मतलब होता है दलदली भूमि जिसको कहते हैं, या नम भूमि जिसको कहते हैं। तो अ वेटलैंड इज नॉट एन अनरजिस्टर्ड प्लॉट टू बी रेगुलराइज्ड ऑन पेमेंट ऑफ अ फी। यानी कि कोई जो दलदली भूमि है या नमी वाला जो भूमि है, नम भूमि जो है, उसको मतलब कि इज नॉट एन अनरजिस्टर्ड प्लॉट, ये कोई अवैध रूप से कब्जाया गया जमीनी प्लॉट नहीं है, इज नॉट एन अनरजिस्टर्ड प्लॉट जिसको कि रेगुलराइज्ड करे ऑन पेमेंट ऑफ ए फी, यानी कि जिसे थोड़ा सा जुर्माना या फीस देकर वैध बना दिया जाए। तो वैसा ये वेटलैंड जो है वैसा ज़मीन नहीं है, वैसा भूमि नहीं है ये, ठीक है। इवन द आर्ग्यूमेंट दैट दीज आर हॉस्पिटल्स, भले ही मतलब कि ये तर्क दें कि ये जो है हॉस्पिटल्स के लिए है या फिर एयरपोर्ट्स के लिए है या मतलब पब्लिक गुड के लिए है, मेंट फॉर पब्लिक गुड, कैन नॉट ऑटोमेटिकली जस्टिफाई द इन्वायरमेंटल कॉज, ठीक है। भले ही ये जो तर्क जो ये देते हैं कि ये निर्माण जो है जैसे अस्पताल या हवाई अड्डे जो हैं जनता की भलाई के लिए किया गया है, ये पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान को अपने आप सही नहीं ठहरा सकता, जस्टिफाई नहीं कर सकता। वरिंगली, चलिए दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं। चिंता की यह बात है कि दैट ट्रांजैक्शनल लॉजिक, ये जो लॉजिक है ना, ट्रांजैक्शनल लॉजिक है, यानी कि ये घटिया सोच जो है, नाउ हैज़ लीगल कवर। अब चिंता की क्या बात है कि ये जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर बदले में जो फीस दे देने वाली जो ये घटिया सोच है, उसको अब अदालत से कानूनी सुरक्षा मिल गई है, उसको एक संरक्षण प्राप्त हो गया है, ठीक है, उसको एक लीगल कवर मिल गया है। द एग्जिस्टिंग रिट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंसेस, ये जो एग्जिस्टिंग मौजूदा जो रिट्रोस्पेक्टिव, ठीक है, मतलब पूर्वव्यापी जो क्लियरेंस यानी कि जो मंजूरी संबंधी जो नियम है, डू एग्जैक्ट फाइन, एग्जैक्ट मतलब निकालना, एक तरीके से वहाँ से खींचना। तो ये फाइन लेती है उन लोगों से जो बाईपास करते हैं नॉर्म्स को, जो क्या करते हैं, जो पर्यावरण के नियमों को तोड़ते हैं, ठीक है, तो उस पर जुर्माना लगाते हैं। ये एग्जिस्टिंग रिट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंसेस जो है वो जुर्माना लगाती है उन लोगों पर जो मतलब कि क्या कहते हैं, नियम को तोड़ते हैं, बाईपास करते हैं नॉर्म्स को। लेकिन क्या हुआ है कि जन विश्वास अमेंडमेंट्स जो है इसने क्या किया है, स्ट्रिप्ट अवे, इसने छीन लिया है, इसने हटा दिया है द थ्रेट ऑफ इम्प्रिजनमेंट का, यानी कि फॉर इन्वायरमेंटल लैप्सेस ऑल टुगेदर, ठीक है। यानी कि इसने क्या किया, जन विश्वास अधिनियम जो है उसके संशोधनों ने जो है जो पर्यावरण के नियमों को तोड़ने पर जेल जाने का डर पूरी तरह खत्म कर दिया है, उसको छीन लिया है, ठीक है। लिविंग ओनली मॉनेटरी पेनल्टीज, अब जो है केवल मॉनेटरी पेनल्टीज बच गया है, दस कन्वर्टिंग कंप्लाइंस इनटू अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एंट्री, ठीक है ना, विच वेल कैपिटलाइज्ड प्रोपोनेंट कैन बजट फॉर। यानी कि कहने की ये बात हो रही है कि अब क्या हो गया कि अब सिर्फ पैसे देकर आप बच सकते हैं, लिविंग ओनली मॉनेटरी पेनल्टीज, केवल मॉनेटरी पेनल्टीज दे दिए हैं और आपका काम बन गया। और इस तरह क्या करते हैं कि जो बड़े उद्योगपति होते हैं, ठीक है, thus converting compliance into cost of doing business in trade which well capitalized, जो बड़े उद्योगपति होते हैं वो क्या करते हैं, कैन बजट फॉर, तो वो जो है ना वो पर्यावरण नियमों का पालन करना केवल व्यापार की एक सामान्य लागत यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बनकर रह गया उनके लिए, जिसे वे अपने बजट में पहले से तय कर लेते हैं कि हाँ भैया ये तो मतलब कि जो है इसमें चूक हुई है, इसमें जो है आप मतलब क्या कहते हैं, इसमें लीगल तरीके से ये काम नहीं हुआ है, तो बाद में तो ये तो बन चुका है, तो आप उसको करने के लिए आप अपना जुर्माना भर दिए या फिर फ़ी दे दिए आप उसका, तो उसको आप लीगलाइज भी कर दिए, सरकार उसको जो है आप उस पर हाथ नहीं डाल सकती है। समझ के बात को। द लेटेस्ट जजमेंट डज नॉट एग्जामिन दिस शिफ्ट, ये जो लेटेस्ट जजमेंट है वो पड़ताल नहीं करती है इस बदलाव को, ठीक है। यानी कि ये जो फैसला है, ताज़ा फैसला जो है, इस बड़े बदलाव यानी कि जेल की सज़ा खत्म होने का पड़ताल नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है,
इसको इंडोर्स करता है, सपोर्ट करता है इसके प्रीमाइस को, यानी कि इसके जो ये जो गलत विचार है इसको बढ़ावा देता है कि और ये ट्रीट करता है एनवायरमेंटल हार्म को एक डेट के रूप में, यानी कि जो पर्यावरणीय जो नुकसान है उसको एक कर्ज के रूप में इसे ट्रीट करता है, दैट कैन बी सेटल्ड आफ्टर द फैक्ट, ठीक है, जिसे मतलब कि पैसे देकर, यानी कि काम हो जाने के बाद, आफ्टर द फैक्ट का मतलब होता है काम हो जाने के बाद, जिसे मतलब कि सेटल किया जा सकता है, दैट कैन बी सेटल्ड आफ्टर द फैक्ट, यानी काम हो जाने के बाद इसे सेटल किया जा सकता है, यानी कि निपटाया जा सकता है। द कोर्ट इंसिस्ट, कोर्ट का जो मतलब कि तर्क है या जो वो इस बात पर जोर देती है, इंसिस्ट मतलब जोर डालना, तो कोर्ट जो है इंसिस्ट करती है दैट रिड्यूसिंग वायलेशंस टू सिविल पेनल्टीज डज नॉट वीकन द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पर फिर से कोर्ट का ये बड़ा अजीब सा तर्क आया है कि अदालत जो है इस बात पर जोर डाल रही है कि पर्यावरण नियमों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से हटाकर केवल जुर्माना, यानी कि सिविल पेनल्टी बनाना पर्यावरण संरक्षण के एहतियाती सिद्धांत, यानी कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को कमजोर नहीं करता। ये कोर्ट ने ये तर्क दे रहे हैं, कोर्ट के जो जस्टिस हैं वो। तो कोर्ट इंसिस्ट दैट रिड्यूसिंग वायलेशंस टू सिविल पेनल्टीज, यानी कि ये जो वायलेशन जो उल्लंघन हो रहा है मतलब कि पर्यावरण का, तो उसको केवल सिविल पेनल्टीज तक रिड्यूस कर दें, मतलब वहाँ तक सीमित कर दें, ये जो है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को कमज़ोर नहीं करता। तो यह कोर्ट का जो सिद्धांत मतलब कि जो ये तर्क है अपने आप में बड़ा बेतुका है, बड़ा अजीब है, ठीक है। जब एक बार इन्वायरमेंट वायलेशंस हो जाता है तो उसको तो फिर इन्वायरमेंट ही ठीक करता है। देखते नहीं हैं असम में कैसा हुआ, फिर अन्य जगह भी कैसा हो रहा है जहाँ पर ये चीज़ होते जा रहा है। बट अ प्रिंसिपल meant टू प्रिवेंट irreversible harm cannot be honored by pricing the harm and collecting the check। ठीक है, बड़ा अच्छा लाइन है ये जो प्रिंसिपल है जिसका उद्देश्य जो है इरिवर्सिबल हार्म को रोकना है, इसको ऑनर नहीं किया जा सकता है केवल प्राइसिंग द हार्म को, यानी कि जो नुकसान पहुंचा है उसका भरपाई करके या फिर चेक को कलेक्ट करके नहीं। लेकिन मतलब कि कहने का ये मतलब कि जिस नियम का जो असली मकसद ऐसा नुकसान रोकना हो जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी ऑनर्ड, ठीक है ना, तो उसे जो है मतलब कि ठीक न किया जा सके, इरिवर्सिबल हार्म, उसका पालन नुकसान की कीमत लगाकर, यानी कि प्राइसिंग द हार्म, नुकसान की कीमत लगाकर या फिर उसका चेक वसूल करके नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, द कॉन्सिक्वेंसेस आर इंसिडेंट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो परिणाम क्या है, इसका नतीजा क्या है, जो घटनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गेटिंग फ्लैटेंड, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो भी लगाए गए हैं वो तबाह हो गए हैं बाय सीरियस मानसून एक्टिविटी के द्वारा, यानी कि नतीजे हम देख रहे हैं कि भारी नुकसान, भारी मानसून और बारिश के दौरान बड़ी बड़ी ढांचागत परियोजनाएं जैसे हाईवे और पुल बह जाती हैं, तबाह हो जाती है, फ्लैटेंड हो जाती है। द सेंटर वुड डू वेल, तो अब कह रहा है लास्ट लाइन में कि सेंटर को जो है ये समझदारी होगी सेंटर के लिए कि मतलब कि समझदारी भरा जो एक क्या कहेंगे आप सलाह होगा, सलाह ही कहेंगे ना, एडवाइस का। तो ये केंद्र को ये सलाह दी जाएगी कि वो इस आदेश को, यानी कि सेंटर वुड बी वेल एडवाइज, उनको सलाह दी जाएगी कि वो इस ऑर्डर को समझे, रीड मतलब यहाँ समझे या देखे, नॉट एज ए लाइसेंस, इसको एक लाइसेंस के रूप में नहीं देखे कि वो है एमनेस्टी स्कीम्स को बढ़ाए, यानी कि माफ़ी योजनाओं को क्या कहेंगे बढ़ाने का लाइसेंस इसको ना समझे, बल्कि ये एक ऐसे मैंडेट के रूप में समझे जिसके तहत जो है आप क्लियरेंस एपरेटस को, यानी कि जो पर्यावरण मंजूरी देने वाली जो उसकी पूरी व्यवस्था है या तंत्र है उसको सुधारने का इसे एक आदेश के रूप में, इसे एक मैंडेट के रूप में इसे समझे, ठीक है। तो ये था आज के द हिंदू एडिटोरियल का पूरा विश्लेषण। निष्कर्ष यह है कि पर्यावरण की सुरक्षा, ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा जो है केवल जुर्माने या पोस्ट फैक्टर मंजूरियों से नहीं हो सकती, ठीक है।
विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाना ही हमारे भविष्य की असली कुंजी है। अगर आपको आज की ये लाइन बाय लाइन जो ये एनालिसिस है और वोकेबलरी और ग्रामर पॉइंट्स जो है अगर समझ आ गए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में शेयर करें। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और एसएससी और बैंक की बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कल का एनालिसिस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।